दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद गुजरात राज्य का मुख्यालय, भारतवर्ष का 7वां प्रसिद्ध शहर। ये शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है गांधी आश्रम, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, साइंस सिटी इत्यादि। ये शहर गुजरात का ऐतिहासिक एवं मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है। अहमदाबाद मेमनगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं कमल दीदी जी। आपका जन्म 1957 में महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप सरलता, सादगी, नम्रता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता आदि गुणों से परिपूर्ण पवित्र आत्मा है। सत्य की खोज में आपको 1977 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1980 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों की प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गईं। तब से गुजरात के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 1996 से मेमनगर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजन किए। आप दादियों के एवं मधुबन के महारथियों की विशेष स्नेही आत्मा हैं। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से परिपूर्ण कर तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। बचपन से किसान होने के कारण खेत का काम भी किया है, पढ़ाई भी की है, पर पहले से ही एक ऐसा श्रेष्ठ सपना था कि कोई अच्छा कार्य करना है। पर अज्ञान काल में हमारे दादा दादी, माता पिता, उनको हमेशा रहता था कि बच्चे बहुत आगे बढ़े और हर कार्य में आगे बढ़ के अपना नाम कमाए। उस समय परिस्थिति घर की बहुत ख़राब थी, बेघरी पाट था। किसान होने के नाते 2 साल खेत में कुछ हुआ नहीं तो सभी परिवार को खेत में जाना पड़ता था। सरकार ने गांव में हर किसान के घर से अनाज निकाल के गरीबों को बांटा और सभी को कहा कि एक समान रहना है, न खाना है। तो सभी ने एकजुट होके वैसे ही किया। खेत में केले बोए हुए थे, सब कुछ था, पर पानी न होने के कारण खेत का सारा केले आदि के झाड़ सब जलने लगे। बहुत ख़राब हालत थी। ऐसे में हमारे लौकिक भाई जो 10th करने के बाद उनकी पढ़ाई, उनको पढ़ना तो बहुत था आगे। दोनों भाई कहाँ नासिक और यावल पढ़ने गए थे, पर परिस्थिति खराब होने के कारण, कमाई के कारण से बड़े भाई हमारे भाव सिंह भाई है, वो कमाने के लिए बिना पूछे अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद में आए तो घर में किसी को बताया नहीं उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ। इधर घर में सभी सोचने लगे कि कहाँ गए कहाँ गए। तो 2-3 साल तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। और तब परिस्थिति घर की बहुत ख़राब थी, पिताजी बीमार थे, उनको कोई बीमारी थी। ऐसे में हमारे भाई को देखने के लिए हमारे मामा और हमारे दादा, पता चला लेटर लिखे, एड्रेस लिखे, पर अब कहाँ रहता है वो एड्रेस नहीं लिखे। पर एड्रेस में इतना ज़रूर लिखे कि आप आत्मा हो, शिव बाबा आत्मा है,
और हम सब एक पिता के बच्चे थे, ये बात हमारे समझ में नहीं आती थी। ऐसे करते करते उन्होंने पालड़ी में बड़े भाई ने ज्ञान लिया, चल के जाते थे नारायणपुरा से। स्टार्टिंग की लाइफ उनकी बहुत ख़राब थी, यहाँ भी कमाई नहीं थी, पर उनका एक लक्ष्य था कि मुझे कमा के माँ बाप को आगे लाना है। तब हम बहुत छोटे थे, शायद 5th या 6th में थे। ऐसी परिस्थिति में मदर फादर ने हमको पढ़ाया, पर बड़े भाई को लाने के लिए हमारे दादा और हमारे मामा कैसे भी मेहनत करके अहमदाबाद तो आए। अहमदाबाद आने के बाद कहाँ रुकना ये मालूम नहीं था उनको, तो कालूपुर स्टेशन पे ही रुके। इतना मालूम था कि कहाँ कोई शिव शक्ति का काम चल रहा है या शिव बाबा का, तो लोग रोज़ सुबह उठ के अहमदाबाद में निकलते थे रिक्शा लेके घूमने। ऐसे करते करते हमारे लौकिक भाई रास्ते में अहमदाबाद में मिल गए और उनको पकड़ा, लाए। तो भाई एक ही बात कहे कि शिव को याद करो सब, पर ये लोग कुछ जानते नहीं थे संस्था के बारे में। हम तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्होंने इतनी चालाकी से दादा और मामा को ट्रेन में बिठा के सूरत से कूद पड़े ट्रेन से कि मुझे गांव नहीं आना है, क्योंकि उनको प्योर जीवन जीना था। और छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी थी, लड़की बड़ी होने आई थी। हम तो बहुत छोटे थे, पर भाई के लिए बहुत लगाव था, एक बार बार रोना आता था। घर में कोई भाई न होने के कारण सब छोटे भाई थे। तो रास्ते चलते सभी सेंटर पे जाके पूछते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ये शिव का आश्रम है। तो किसी ने कहा नारायणपुरा और पालड़ी में है। तो जब पालड़ी में गए तो वो लोग कहते थे सुबह ही आते हैं, बाकी नहीं। और जब 2 दिन वहाँ चेक करने गए तो सुबह आते नहीं थे। ऐसे ही फिर से उनको रास्ते में मिल गए। रास्ते में मिल गए तो नारायणपुरा जाके उनको बोला कि आप घर चलो, तो बड़े भाई मना करते थे। तो ऐसे ही हमारे मामा और दादा वापस आ गए घर पे। पर एक उनके अंदर लगन थी, प्यूरिटी के लिए उनको बहुत मान होगा। जब यहाँ गुरुवार का भोग लगता होगा या प्रसाद देते होंगे, तो हर गुरुवार का प्रसाद पॉकेट में पोस्ट से भेजते थे। और वो स्टैम्प लगते लगते सारा बुरा हो जाए, पर हम वो प्रसाद गांव में खाते थे। पर ये मालूम नहीं कौन है। जब मुझे याद है गुजरात में 4x6 के या 8 के बड़े बड़े पोस्टर थे प्रदर्शनी के, तो वो पोस्टर उसने पोस्ट से पोस्ट किए साखली गांव में। हमको गुजराती भाषा जरा भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी चित्र देख के क्या है समझ में नहीं आए। फिर किताबें भेजी। ऐसे करते करते वो हम तो ये समझते थे कि भाई इसको होप धूप देना है और प्रसाद खाना है। फिर एक बार उनको ले आए 69 में भाई को, तो 2 साल वहाँ गांव में रखा। गांव में रखने के बाद हमारी भाभी को उनके साथ भेजा। तो उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। तो जब हम यहाँ आए अहमदाबाद में भाई के पास, तो भाई हमको चंद्रिका दीदी के पास ले आए। तो प्रेरणा कैसे मिली हमको जीवन बनाने की, तो हमको मालूम नहीं था। तो पहली बार जब मैं अहमदाबाद आई 77 में, तो वहाँ चंद्रिका दीदी, कल्पना बहन, नलिनी बहन, तो हमारे भाई ने कहा कि इनको कोर्स कराओ। तो दीदियों ने एक एक बहनों ने अलग अलग कोर्स लिया। उस समय अपनी बड़ी दीदी थी यज्ञ की, हमको नाम मालूम नहीं था। तो बड़ी दीदी आने वाली थी, तो नारायणपुरा में कुछ तैयारियां चल रही थी। तो हमने पूछा कि क्या है आज यहाँ, तो बोले हमारे संस्था की दादी आ रही है, बड़ी दीदी। ऐसे 7 दिन तो कोर्स किया हमने। उसके बाद फिर हम गांव चले गए। गांव जाने के बाद फिर से गांव में ही हमारी लाइफ रही। फिर हम आए यहाँ 80 में। जब 80 में आए हम यहाँ, तो हमारे भाई को एक ही था, बड़े भाई को, कि हमारी बहन का जीवन बन जाए। तब मुझे याद है कि 80 के साल में चंद्रिका दीदी ने एक हॉस्टल खोलने का संकल्प किया होगा। तो उस समय कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग के समय में
एक सुशीला बहन थी चंद्रिका दीदी के पास, वो बहुत बीमार गिरी, इतनी बीमार गिरी कि उसके शरीर पे ठंडे पानी का कपड़ा रखना पड़े। तो चंद्रिका दीदी उनके शरीर पे बर्फ़ रख रही थी। तो हमारे भाई गए और कहे आप यहाँ बैठो। तो मैंने दीदी के हाथ से वो ले लिया और कहा मैं सेवा करती हूँ। तो जीवन कैसे बना कि एक खेलते खेलते कहो, हंसते हंसते कहो कि वो सुशीला बहन बॉम्बे की कुमारी थी, चंद्रिका दीदी के पास आई हुई थी। चंद्रिका दीदी के पास 2-3 बहनें थी। तो सेवा करते करते दीदी ने कहा तुम यहाँ रहेंगे? तो मैंने कहा हाँ, भाई कहेंगे तो रह जाएंगे। तो ऐसे करते करते फिर हम सेवा में आने लगे। तो ऐसा है कि जब हमारी भाई की बेटी 3 साल की थी तो हमारे बड़े भाई फर्स्ट टाइम जब घर में थे हम 80 के साल के पहले, तो बाबा के कमरे में गए थे। तो मुझे मालूम नहीं था कि मधुबन है। तो भाई ने सारी कहानी सुनाई कि ब्रह्मा बाबा का स्तंभ है, बाबा का कमरा है। तो इतना अच्छा शांति की अनुभूति हुई कि तब से होता था कि मैं कब यहाँ आऊँ और कब यहाँ रहूँ। तो ऐसे करते करते जो मैंने बात सुनाई कि सुशीला बहन बीमार गिरी, तो तब से पहले बार मैं सेंटर में रहने, तब बाबा की सीज़न चल रही थी। तो चंद्रिका दीदी मुझे वाड़ी भाई पटेल थे तब, तो उनके साथ मधुबन ले गए और मुझे हॉस्टल की ड्यूटी भी दी थी कि कन्याओं का ध्यान देना है। तो उस समय जब हम अपना पांडव भवन का जो हॉल है, छोटा हॉल, वहाँ बाबा आए हुए थे गुलजार दादी के तन में। मुझे तो मालूम नहीं कि बाबा इनके तन में आए हैं। तो चंद्रिका दीदी कहे कि भगवान इनके तन में आए, तुम पहली बार आए, आपको मालूम है क्या है? मैंने कहा नहीं दीदी। तो सब हॉस्टल की कन्याएं मिल रही थी, मैं दीदी के साथ थी, तो सभी ने मिला। तो उस समय फर्स्ट टाइम नहीं कोई अनुभव नहीं, और बाबा को गले लगने का एक चांस मिला मुझे। तो उस समय बाबा ने मुझे जो वरदान दिया था कि एक दीपक से अनेक दीपक जगाने वाली हो, सौभाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो, बाबा ने कहा। और बाबा ने एक बात बताई कि तुम इंटरेस्ट में खाने वाली हो। तब तो मुझे कोई समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर उस समय राजू भाई ने मुझे लिख के चंद्रिका दीदी को दिया, वो सभी हमारे पास अभी भी पड़ा होगा कहाँ। ऐसे करके हम मिलके तो बाबा से आ गए, पर वो जो एक बाबा के मिलन की खुशी, शक्ति कुछ अलौकिक थी। पर इतना अनुभव, इतना ज्ञान की डिप्थ में नहीं गए थे हम, पर खुशी बहुत थी। तो ऐसे करते करते फिर हम दीदी के साथ रहे, और दीदी के साथ रह के बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। तो पहली बात तो ये कि मैं फर्स्ट टाइम आते ही 1 हफ्ते में मुझे बाबा के घर आना मिला। और ना ही मैं बाबा के बारे में इतना जानती थी, दूर दूर से हम जानते थे। फिर वो जो अनुभव है तो जैसे छप गया दिल में कि मुझे ऐसा जीवन बनाना ही है। तो हमारे भाई को दीदी ने पूछा कि इसको यहाँ रखेंगे? तो हमको तो ये था हफ्ता रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, भेज देंगे घर पे। ऐसे करते करते मेरे 3.5 साल जीवन के निकल गए वहाँ नारायणपुरा सेंटर में। तो बनते बनते फिर दीदी हमको सिखाते गई, भाषा सिखाते गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे भाषा का था यहाँ, कि गुजराती भाषा कभी ज़िंदगी में सुनी भी नहीं थी। अब कहाँ मराठी भाषा और कहाँ गुजराती भाषा। अब मराठी में कहते खाना कुछ जेवण करवा चालो, और यहाँ कहते जमवा चालो। वहाँ मेरी बहुत टक्कर होती थी, तो मैं खाली इशारे से बोलूँ कि चलो। पर दीदी ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत की, क्योंकि हम छोटे थे, हमको वो कपड़े पहनने का भी इतना ढंग नहीं आता था। चंद्रिका तब मैं समझती 22-20 साल की उम्र थी। दीदी ने साड़ी पहनना सिखाया, हमारे बाल बना देती थी चंद्रिका दीदी, सुशीला बहन, कि ऐसे बाल नहीं बनाओ, ऐसे बाल बनाओ। हम 2 चोटी डालते थे, तो दीदी ने 1 चोटी डालना सिखाया। तो ऐसे करते करते हमारा जीवन बनने की एक प्रेरणा हमको दीदी से मिली। हाँ, दूसरी बात कि मुझे वाइट ड्रेस से बहुत लगाव था, और प्यूरिटी मुझे इतनी पसंद की बात नहीं पूछो। और जैसे मैं संस्था में थे, बहनों के वाइट ड्रेस पे मैं बहुत प्रभावित थी कि कितना अच्छा ड्रेस है ये, तो काश मैं भी ऐसे पहन के फिरूँ। तो वो ड्रेस के कारण भी
मैंने अपना जीवन बनाया। फिर ज्ञान में चलते चलते मुरली की गहराई में जाते गए। और चंद्रिका दीदी तो आप जानते ही हो सभी की। बाबा के साथ का विशेष अनुभव तो ये रहा कि बाबा हम जो भी संकल्प करते थे बाबा वो पूरा करते थे। दूसरी बात, मुझे हमेशा बड़ी चीज़ पसंद थी, विस्तार पसंद था, क्योंकि बड़े घर में रहे हैं, परिवार में रहे, तो मुझे विस्तार पहले से ही पसंद था। तो यहाँ आने के बाद कन्याओं के साथ, बहुत सारी कन्याएं थी 50-60, तो वो तो अच्छा ही था। लेकिन जब भी मैं दीदी के साथ जाऊँ सेवा में, तो मैं यही संकल्प करूँ कि काश हम भी ऐसा बड़ा करें, तो हम भी ऐसा बड़ा करें तो। पर था क्या कि हॉस्टल में थी तो वो लिमिट थी मेरी। पर 15 साल के बाद जब मुझे सेवा का चांस मिला 96 में, 95 में इस सेंटर की शुरुआत हुई, 4 मास में मधुबन सेवा गई। तो माँ बड़ी दादी मोहिनी बहन, और 15 साल के अंदर सेवा में मोहिनी बहन, दादी, ये सब हॉस्टल में आते थे। तो पहले से ही बड़ों के साथ कनेक्शन रहा है। गुलजार दादी, सरला दीदी, जब भी बाबा आके जाए उसके बाद दादियाँ वहाँ आती थी हॉस्टल में, और रिफ्रेशमेंट हमको भी मिले, बड़ा अच्छा लगता था। तो बड़ों के जीवन को देख के मुझे ऐसा हो कि हम कब जल्दी जल्दी ऐसी सेवा करेंगे। तो ऐसे करते करते फिर सेंटर की सेवा मिली। तो मेरे लिए सेंटर की सेवा तो एक न्यू सेवा थी, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ और सेंटर की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर था। वहाँ कन्याओं की पढ़ाई रहती थी, उनके लिए राइट टाइम उनका भोजन हो, रात जग के उनको पढ़ाते थे। कॉलेज की कन्याएं 10-12 वालों को पढ़ाती थी, 10-12 वाले छोटों को पढ़ाते थे। तो 15 साल तो ऐसे बीत गए। पर जब सेंटर लाइफ में कदम रखा और बड़ी दादी और मोहिनी बहन मुझे इस एरिया में, यहाँ एक भाई का मकान था, वहाँ छोड़ने आए चंद्रिका दीदी के पास और कहा कि तुम यहाँ रहो, हम आपकी स्थापना यहाँ करते हैं। मोहिनी बहन खुद मुझे छोड़ने आई थी 96 में यहाँ। 95 में सेवा करके गई थी मैं, खाली प्रदर्शनी। तब बिल्कुल जीरो सेवा थी, यहाँ कुछ नहीं था। हम महादेव नगर से 1-1 घंटा क्लास कराने आते थे, गीता पाठशाला में जाते थे। उसके बीच में गोजरिया में 6 मास रहे, गांव की सेवा की। लांगड़ज, वेड़ा, गोजारिया, खाड़िया में भी मैं रही मंजू बहन के पास। तो फिर ऐसे करते करते जब सेवा शुरू हुई तो मुझे जो मधुबन में 4 मास रहने को मिला। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, हाँ, बड़ी दादी प्रकाशमणि मेरा बहुत ख्याल करती थी। मुझे पीस पार्क की सेवा दी थी दादी ने कि जो भी एमएलए आए, मिनिस्टर आए, तो आप पीस पार्क जाओ, आपको गाड़ी रोज ले जाएंगी। तो मैंने 4 मास पीस पार्क में सेवा की। और जितने भी बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे तो उनका सारा चार्ट में दादी को बताती थी कि फलाने शहर के एमएलए आए, कि पंजाब के आए, कि इंदौर के आए। दादी बड़ी खुश होती थी। तो ऐसे करके 4 मास पूरे हुए। फिर मोहिनी बहन ने मुझे यहाँ रखा। यहाँ आते ही मैंने एक संकल्प किया कि मैंने जब जीवन दिया है बाबा को, तो मुझे बाबा की एक झुपड़ी तो बनानी ही है, कोई भी हालत में, तब वो मेरा जीवन सफल होगा। तो 96 से एक मन में पावरफुल संकल्प था। तो अफ्रीका के एक भाई ने मकान दिया था ऐसे यूज़ करने, तो 7 साल वहाँ सेवा की। उसके बीच में गुलजार दादी के साथ मिलना हुआ, दादी ने ब्लेसिंग दिए। बार बार बड़ी दादी से लगाव था थोड़ा, तो उनसे मिलना होता था। और पहले से ही बाबा ने मालूम नहीं क्या ऐसे सेवा दी थी, तो बड़ों से मिलना रहता था। तो दादियों से मैंने एक प्रेरणा ली कि मेरा रोल मॉडल है प्रकाशमणि दादी, ब्रह्मा बाबा। तब जानकी दादी लंदन में थी। उसके बीच में कई दादियों से मिलना हुआ, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, रतनमणि दादी की माँ। तो नारायणपुरा में जब सेवा मेला हुआ था तो दादियों की सेवा का भी चांस मिला था। तो इन दादियों के जीवन को देख के मुझे यही था कि बस जैसी दादी बनी है ऐसे ही मुझे भी बनना है। और ऐसे करते करते सेवा हमारी बहुत बढ़ते गई। और जब यहाँ बिठाया तो नेचुरली यहाँ आते ही संकल्प था कि भाई
किराए के मकान में नहीं रहना है। तो मोहिनी बहन और दादी का भी मेरे से लगाव था कि जो भी कहो, तो दादियों की बहुत मेरे लिए हेल्प रही है। और मुझे याद है जब हॉस्टल बंद थी तब मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो दादी ने कहा कि तूने 15 साल सेवा की तो तेरी सेवा का रिटर्न तुझे मिलना चाहिए। तो दादी ने खुद आके यहाँ मोहिनी बहन को भेज के सेट किया था। तो मैंने मन में एक दृढ़ संकल्प किया था कि जिन दादियों ने मेरे में इतना फेथ रख के मुझे यहाँ बिठाया है, तो आज मुझे उसका रिटर्न ज़रूर दूंगी मैं। तो ऐसे करते करते बार बार, तो मालूम नहीं ड्रामा में क्या सीन था, तो दादियों की सेवा मुझे मिली। फिर कुछ समय के बाद फर्स्ट टाइम दादी बीमार गिरी, जानकी दादी। तब हम किराए के मकान में घूम रहे थे, तो किराए के मकान में घूमते घूमते जानकी दादी बीमार गिरी। तो सरला दीदी कहे कि दादी बाहर का खाती नहीं है, तो यहाँ आएंगे। मैंने कहा दीदी मेरे यहाँ तो डाइनिंग टेबल भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने ऐसे किसी के घर से डाइनिंग टेबल ला के दादी के लिए तैयारी की। रमेश भाई थे, जानकी दादी थी। फिर ऐसे करते करते एक मन में था कि मुझे अपना मकान बनाना है, तो कुछ थोड़ा बहुत पीछे पूंजी डालते थे। तो 2007 में 6 में बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी बीमार गिरी। तो किराए के मकान से हम दादी को भोजन लेके जाते थे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। तब रुक्मणी बहन थी, उनके साथ 8 बहनें रहती थी। तो यही एरिया में हॉस्पिटल के पास एक रोहित भाई का घर है, वो 2-3 साल के लिए यूज़ करने दिया। दादी वहाँ रहती थी और हम दादी के लिए भोजन ले जाते थे। ऐसे करते करते एक के बाद एक दादी बीमार गिरने लगी। फिर बड़ी दादी बीमार गिरी, साथ में जानकी दादी बीमार गिरी। तो बड़ी दादी को यहाँ लाए, तब एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे यहाँ सेंटर बनाना ही है। ज़मीन देखना शुरू किया। तब दादी थी, तो दादी हॉस्पिटल में थी और यहाँ ज़मीन देखी। तो ये ज़मीन तब खाली थी मेमनगर सेंटर की, जहाँ अभी मैं हूँ। तो बड़ी दादी को बोला, और रमेश भाई आए हुए थे बाबा की बेटी को मिलने। उनको मैंने बताया कि रमेश भाई ये जो प्लॉट है ना खाली, अगर आप छुट्टी दो। तो रमेश भाई ने तो फट से मना कर दिया, पर बड़ी दादी की बुद्धि में दिया। तब दादी बीमार थी, तो मोहिनी बहन ने कहा निश्चिंत रहो, हो जाएगा। पर तब मैंने कहा कि अगर ये जगह मिल जाए तो हम हमारे बड़ों की सेवा कर सकते हैं, और स्टर्लिंग भी नज़दीक है। क्योंकि किराए के मकान में थे, फिर भी हम इतने मधुबन के भाई बहनों को भोजन बना के ले जाते थे साइकिल पे। तो वो देखते हुए बाबा ने कैसे ज़मीन हमारे लिए रखी थी मालूम नहीं। उस समय ये 1000 यार्ड की ज़मीन हमने ली, और 3 साल के बाद फिर मकान खड़ा किया। पर ज़मीन लेते समय हमारे पास इतना नहीं था, तो हमने यज्ञ से थोड़ा सहयोग मांगा था, तो थोड़ा बहुत सहयोग भी मिला था। फिर रमेश भाई का कहना था कि बार बार आप जल्दी मकान खड़ा करो, जल्दी करो। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो निर्वेर भाई उस समय, मैं कहती हूँ, बड़ी दादी की गाड़ी यहाँ घुमाई थी, यीशु दादी की गाड़ी, बाबा की बेटी की। हाँ, तो वो गाड़ी घुमाए, लोग फूल डाल के गए थे यहाँ। पर निर्वेर भाई ज़मीन लेने के साल के बाद आए थे यहाँ। तो वो आए थे, तो उन्होंने, मेरा इतना भाई साहब से कनेक्शन नहीं था, लेकिन हम दूर से देख के उनकी पर्सनालिटी देख के था कि बाबा कैसे कैसे बच्चे बाबा के घर में बुद्धिशाली लाते। तो जैसे ही भाई साहब यहाँ आए, प्लॉट पे कदम रखा, और भाई साहब ने कहा कि बहन यहाँ रोज़ मटका भर के रखो। हमने कहा भाई साहब यहाँ टंकी है ही उत्तर दिशा में। तो बोले हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ये ज़मीन ली, उसके पहले का एक अनुभव मैं भूल गई। जानकी दादी जब बीमार थी, तो जानकी दादी को हमेशा ये रहता है कि हर सेंटर बड़ा हो। तो प्रवीणा को कहती कि प्रवीणा तुम इनके सेंटर पे जाओ और देख कर आओ। तो प्रवीणा बहन सेंटर देखा, जानकी दादी को सारा सुनाया। फिर दादी ने मुझे बुलाया वहाँ, कहते एक दरी, एक टेप लेकर तुम सभी बहनें यहाँ हॉस्पिटल में आओ स्टर्लिंग में। तो हम 5 बहनें थे, 5 की 5 बहनें वहाँ योग किया दादी के पास। फिर दादी ने मुझे कहा कि बोलो कैसे तुम किराए के मकान में हो। तो मैंने कहा जी दादी।
तो मैंने दादी को इतना बोला कि दादी मेरे सिर पे हाथ रखो, यहाँ एक प्लॉट देख के रखा है, अगर हो जाए तो। दादी ने इस समय सिर पे हाथ रख के कहा पो 12 कहा दादी ने जनवरी में, और मार्च के 7 को हमें ये ज़मीन मिली। तो ये भी दादियों की इतने अच्छे अनुभव है कि दादी की बोल में इतना बल था कि उन्होंने कहा और हमें ज़मीन मिली। अब ज़मीन का सौदा तो हो गया, लेकिन पैसे इतने कहाँ से लाए। तो यज्ञ से कुछ चंद्रिका दीदी को बोला, तो ऐसे करते करते कैसे भी करके ज़मीन को तो हमने ले ही लिया। फिर 1.5-2 साल के बाद उसका काम शुरू किया। तो काम जब शुरू किया तो बड़ा वंडरफुल अनुभव है। शिव बाबा आए हुए थे मधुबन शांतिवन में, और चंद्रिका दीदी अपने महादेव नगर के बाजू के मकान के लिए पूछा कि बाबा मुझे बाजू का मकान मिल रहा है। तो बाबा ने कहा बहन को कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद है हॉस्पिटल के पास एक प्लॉट लेके रखा है आपने, बाबा ये चाहता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। और हम यहाँ घर में टीवी में सुन रहे, चंद्रिका दीदी शांतिवन में थी, जानकी दादी भी थी। ये सब सुन के जानकी दादी ने रात को 11 बजे फ़ोन किया, और 11:30 को, कहती मीठी बहन कल मैं फाउंडेशन डालने आ रही हूँ। तो मेरे लिए तो दादी का फ़ोन जैसे भगवान का कॉल, मेरे समझ में ही नहीं आया क्या करूँ। फिर मैंने चंद्रिका दीदी को सुनाया, तो कहते हाँ बहन का भी फ़ोन आया कि देखो बाबा की नज़र है उस भूमि पे। तो हमने कहा दादी कल नहीं सोमवार को रखो। तो बोले अच्छा। शुक्रवार का दिन था, सैटरडे संडे छुट्टी थी। ये प्लॉट पे सारा बुलडोज़र घुमाया, ज़मीन को लेवल लिया, और दादी कहती मैं आ रही हूँ। इतने में फिर हमने, चंद्रिका दीदी ने कहा कि हमको रमेश भाई को तो बताना चाहिए, ट्रस्टी है। रमेश भाई कहते मेरा काम है, आप संडे नहीं सोमवार को रखो। तो हमने सोमवार का किया। निर्वेर भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप ब्लेसिंग दो, यहाँ दादी फंड है। तो बोले आप हमको बुलाएंगे नहीं, हम ब्लेसिंग नहीं वहाँ आएंगे। मोहिनी बहन को कहा तो कहते हम वहाँ आएंगे। तो ऐसे करते करते सामने से 8 महारथी, जानकी दादी, निर्वेर भाई, रमेश भाई, उषा बहन, ईशु दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, जिसमें हमारी कोई मेंटली तैयारी नहीं थी। सेवा में फिर जब ज़मीन लेने के बाद सेवा शुरू हुई, किराए के मकान में थे, मकान बनाना था। तो ऐसे करते करते निर्वेर भाई ने आके कहा पहले बोरवेल बनाओ। तो बोरवेल बना दिया, और तब से फिर उसके बाद फाउंडेशन का भी हो गया। पर पैसे की बात आई, तो पैसे की बात आई तो क्या करे। तो चंद्रिका दीदी ने कहा तुम हिम्मत करो और गड्ढा खोदो। मैंने कहा दीदी इसमें 50 लाख लग जाएंगे। बोले वो सब हो जाता है। तो उनका कहने से हमने फाउंडेशन का काम तो शुरू किया। म्यूनसिपाल्टी वालों को बुलाया, तो उन्होंने कहा 2 महीने में आपका सारा काम ऊपर लेंगे तो हम छुट्टी देते हैं अंडरग्राउंड से। तो 20 फीट पूरा ये 9000 फीट का गड्ढा किया गहरा, और एक छत डाल दी हमने, और काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद फिर फर्स्ट फ्लोर लिया। वहाँ तक के भी भाई बहनों ने सहयोग दिया थोड़ा, यज्ञ से भी मुझे थोड़ा सहयोग मिला। तो वो तो कुछ इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मिला। पर जानकी दादी को पता चला, तो जानकी दादी ने बॉम्बे की बहन को कहा कि मेम नगर का नंबर लो। तो मेरे को बहन का फ़ोन आया कि आपका अकाउंट नंबर दो। मैंने कहा दादी, हाँ। वो बहन को कहा क्यों। तो बोले जानकी फाउंडेशन से आपको दादी कुछ देना चाहती है। तो दादी ने लंदन से 10 लाख इस मकान के लिए भेजे थे। तो हमारा काम शुरू हुआ। फिर भी काम बंद हो गया। तो एक इतना अच्छा अनुभव है कि मेरे सिर पे 20 लाख का देना था, स्टील का, क्या कहते, सीमेंट रेती का। एक भाई यहाँ से बिल्डर रोज पास होता था, और मैं धूप में बैठती थी। तो धूप में बैठती थी तो भाई ने कहा कि ये लकड़ियाँ 6 में ऐसे की ऐसे लगी है, क्यों छत नहीं डालनी है। तो यहाँ एक कुमार रहता था। तो क्या हमारी दीदी क्लास के बाद यहाँ आएंगी। तो बोले मैं आपके अंडरग्राउंड जाऊँ। तो बोले देखो। तो बोले ऊपर की 2 मंजिल बाकी क्यों छोड़ दिया। तो बोले वो तो मुझे मालूम नहीं, आप दीदी को मिलना।
तो भाई मुझे मिलने आया, उसने 15 लाख कॉर्नर में ऐसे लगे जब तक कि मुझे मालूम नहीं, छोड़ के चला गया। और हमको इतना डर था कि मालूम नहीं भाई क्या है कैसे है। तो वो 15 लाख भी हमने डर के मारे 2 मास तक रखे। फिर बाबा के आगे चिट्ठी डाली कि हम यूज़ करें, तो बाबा ने कहा यूज़ करो। तो हमने 15 लाख में से 12 लाख स्टील वाले को दे दिए और 2 लाख सीमेंट वाले को दे दिए और 1 लाख हमने हमारे पास रखा, ऐसे करके। तो फिर हमारे भाई बहनों की मीटिंग रखी तो कहते बहन उधार लाओ, कोई अर्जा नहीं, डरने का नहीं, हिम्मत करो। तो मैंने कहा नहीं, आप सब चिट्ठी लिखेंगे तो मैं एक मकान का काम शुरू करूँगी। पर बाबा को कराना था, तो बाबा मालूम नहीं जादूगर है। मैं जब भी किराए के मकान से अर्ली मॉर्निंग यहाँ हूँ तो रास्ते में कोई भी मिले तो कोई लाख पकड़ा दे, कोई 2 लाख पकड़ा दे। ऐसे करते करते ये मकान खड़ा हुआ। उसमें फिर मकान तो बन गया, तब हमारे निर्वेर भाई बीमार गिरे और मकान में सारा प्लास्टर बाकी था। तो निर्वेर भाई को अचानक अटैक आया था कि क्या, तो अपोलो में उनको एडमिट किया। तो हमने निर्वेर भाई को कहा कि आप यहाँ आओ। तो निर्वेर भाई ने मुझे बुलाया, बाजू में आईसीयू में थे। कहते बहन मैं जब कदम रखूँगा जब आपका मकान फिनिश हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब उसको तो बहुत साल लगेंगे, इतनी हमारी ताकत नहीं है। अब वो मेरे को कहे बजट क्या, मैंने कहा बजट तो मुझे आता नहीं है, लेकिन चल रहा है काम धीरे धीरे। उसके बीच में कुछ सेकंड फ्लोर का प्लास्टर हो गया था और जानकी दादी, हमको ये था कि मकान शुरू हो गया था, दादी आए। तो दादी अचानक मानव मंदिर के पास है, कहते मैं वहाँ आ रही हूँ। तो इतनी खुशी में मुझे सूझ ही नहीं पड़ी कि मुझे क्या करना है। तो जानकी दादी सारे मकान में कदम रखे, सीमेंट का काम ही चल रहा था। फिर कहते बहन हो जाएगा। तब भी दादी ने हॉल में बैठ के, खाली कपड़े से बंधा हुआ था हॉल, दादी बैठी ब्लेसिंग दे के गई। फिर निर्वेर भाई को मिले थे, तब निर्वेर भाई ने ऐसे कहा मुझे बजट दो। तो हमने कहा लमसम भाई 25-30 लाख तो हो गए, लेकिन फिर भी 60 लाख लग गए थे। तो भाई साहब ने, निर्वेर भाई ने उस समय रमेश भाई को कह के 25 लाख का मुझे सहयोग दिलाया और जैसे भी करके हमने मकान को सेकंड फ्लोर और हॉल तैयार किया। तो मिस्त्री के ऊपर से फिट करके आना है फिनिशिंग। तो हमने कहा नहीं, हमको इसकी ज़रूरत है। और शुक्र प्लास्टर ऊपर से होता है, पर दादियों के कमरों को सेकंड फ्लोर को हमने प्लास्टर करके तैयार कर दिया था। तब ये मालूम नहीं था कि बड़ी दादी बीमार गिरेंगी। और गुलजार दादी 2012 में बाथरूम में गिर गई। तो उस समय दादी का चार्टर प्लेन आया, तो मुन्नी बहन कहे कमल बहन ये गोल्डन चांस है, आप किचन शुरू करो। तो मैंने कहा दीदी किचन में तो अभी स्टोन भी नहीं लगाए हैं। तो कहते रातों रात आप मजदूर को बुलाओ और कुछ भी करो। तो मुझे याद है 27 सितंबर को दादी का चार्टर प्लेन आया, स्टर्लिंग में दादी को लाए और सुबह में ब्रिजमोहन भाई, सरला दीदी, इन सभी ने दादियों के किचन में ऊपर एक किचन बनाया हमने, उसका उद्घाटन किया। और आधे मकान में जैसे बाप दादा के लिए भोग लगा, मुझे इतनी खुशी थी। तो गुलजार दादी के लिए जो भोजन बना तो मुझे लगा जैसे बाबा के लिए भोजन बना। तो जो 18 दिन दादी स्टर्लिंग में रही, तब उद्घाटन के पहले बाबा का ही भोग लगा। तो ऐसे करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, उसकी खुशी समा नहीं रहती। फिर हमको लगा कि नहीं, बड़ा उद्घाटन करना चाहिए। तो पूरा 5वां साल बैठ गया था। तो निर्वेर भाई बार बार कहे बहन उद्घाटन नहीं करना है। तो फिर हमने उद्घाटन की तैयारी की। तो उद्घाटन में भी हमारे निर्वेर भाई, मोहिनी बहन, ईशु दादी, रतन मैदा सभी आए थे। अच्छा, तो हम यहाँ जब इस सेंटर की सेवा शुरू हुई तो पहले ही हमने नई नई सेवा हमको शुरू मिली। तो एक अंदर में था कि सेंटर में सब प्रदर्शनी रखते, मेला रखते, हम कैसे रखें। किराए के मकान में थे हम, तब तो काम चल रहा था उसके पहले। तो यहाँ सर्जन फ्लैट है, वहाँ हमने सेवा शुरू की। तो अमित शाह को बुलाया था उद्घाटन के लिए। तो वो अहमदाबाद में सेवा इस एरिया के निमित्त थे। तो बहुत अच्छी शिविर रही हमारी। तो उस शिविर से बहुत कुछ भाई बहनें निकले।
फिर 98 का जो मेला हुआ उसके भी भाई बहनें निकले थे, तो किराए के मकान में आते थे, तो भी यहाँ आने लगे। तो देखो तो सही, तो सेवा करते करते साइड सेवा, फिर हमको जैसे मकान बनना शुरू हो गया, मकान बन गया आधा पधा, तब से मधुबन की सेवा शुरू हो गई। पर मधुबन की सेवा में ये कोई मन में नहीं था कि इतने लोग आएंगे, इतनी दादी आएंगी, इतने भाई बहनें आएंगे, न मन न चित। हमने तो सोचा था कि ये भाई बहनों की पट्टी रखेंगे, उनको 2 दिन रखेंगे। पर दादी, बड़ी दादी और बाबा की बेटी से जो शुरू हुई सेवा, तो आज तक की सेवा बनी। तभी पूरे भारत से, पूरे विश्व से, जोन सब जोन, मधुबन की दादियाँ, बड़े भाई, हमारे रमेश भाई भी यहाँ 1-1.5 मास हॉस्पिटल में रह के गए। निर्वेर भाई जी भी कई बार 2 महीना, 2.5 महीना, 1 महीना ऐसे बार बार आते रहते हैं। जानकी दादी भी जब भी आई तब महीना 1.5 महीना रही। लास्ट में तो शरीर छोड़ा तब 2.5 महीना यहाँ ही थी। शरीर छोड़ने के 10 दिन पहले यहाँ फ्लैग होस्टिंग किया था दादी ने कि मुझे आना ही सेंटर पे। रमेश भाई थे तब भी मुझे याद है, और गुलजार दादी दोनों थे। तो मधुबन के और बॉम्बे के डॉक्टर दिवाली में रतनमयी दादी, ईशु दादी, रमेश भाई, डॉक्टर हमारे बॉम्बे के नाम वो भूल गए मैं, अशोक मेहता है, सभी दिवाली यहाँ की। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हर त्यौहार में कोई न कोई मधुबन वाला यहाँ रहता है। हाँ, ब्राह्मण जीवन में मेरी ये विशेषता रही कि ये मेरी धारणा है कि जहाँ जाना है वहाँ का बन के रहना है। तो जिस दिन से मैंने कदम रखा, बाबा को अपना जीवन समर्पित किया, और उस दिन से एकदम समर्पित बुद्धि, अपना कुछ नहीं। जैसे जैसे हम मुरली में आगे बढ़ते गए, मुरली समझती गई, उसी आधार से अपने जीवन को धारणा में ढाला मैंने। और कोई भी चीज़ हो वो मेरी नहीं है, बाबा की है। और हमेशा इकोनॉमी का पार्ट रहा है जीवन में। और पहले से ही मैं सोचती थी कि मेरे पीछे बड़ों को या यज्ञ का खर्च ज़्यादा न हो, ये मुझे हमेशा ध्यान रहता था। और एक कि भाई मेरा रोल मॉडल दादी रही है, तो मैं दादी को हमेशा देखती थी मधुबन में कि दादी जो भी चीज़ पहने तो पहले सभी साथी बहनों को देखे कि मैं बेच पे रही तो मेरी बहनें क्या सोचेंगी। तो उसी आधार से मैंने भी अपनी धारणा को बना के रखा था कि बस मेरे साथी बहनों को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे नहीं मिले तो चले। तो इस धारणा से मैं आगे बढ़ते आई हूँ। और हमेशा क्लास में जो आते हैं वो मेरे भाई बहनें हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया है, तो एक बार मुझे मिले तो कभी उसकी छाप मिटनी नहीं चाहिए, ऐसा उसको बाबा का बना के रखते थे। कभी भी कोई व्यक्ति के पीछे हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, मेरा पहले से ही एक अंदर का दृढ़ संकल्प था। और बाबा, बाबा और बाबा। दूसरी बात, जब से जीवन बनाया तब से मैं फर्स्ट टाइम आई तो 3.5 साल के बाद लौकिक घर गई, उसके बाद 18 साल के बाद लौकिक घर गई, और उसके बाद फिर 10 साल के बाद घर गई। लौकिक से भी इतना संबंध नहीं रहा। लौकिक में भाई नारायणपुरा महादेव नगर जाते हैं, लेकिन काम से काम हमारा कोई फंक्शन हो तो तभी आएंगे, बाकी बहुत दूर रहते हम लौकिक से भी। माना है नज़दीक, लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि उसमें नहीं। वर्तमान समय अभी परिस्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि भी समय बहुत नाजुक है। सेवा करते करते अपनी अवस्था को बना के रखना है। तो अवस्था को बनाने के लिए पहले तो मुरली का जो है उसको अपने जीवन में धारण करके मुरली स्वरूप बनना है मुझे। तो मुरली स्वरूप बनूंगी तो मुझे बाबा की हेल्प मिलेंगी, और वो ज्ञान मेरे अंदर, मेरे धारणा में, मेरे जीवन में किसी को दिखाई दे। और बस अमृत वेला मिस नहीं हो, मुरली क्लास कभी मिस नहीं हो। दूसरा है कि मेरी साथी बहनों को हमेशा मुझे ध्यान रहता है कि ये हॉस्पिटल की सेवा प्लस सेंटर की सेवा के बीच में हमारा जीवन सफल रहे, उसके लिए हमेशा ये रहता है कि मेरे साथ की बहनें हमेशा उनको एक क्लास तो दिन में करना ही है। तभी हमारे यहाँ मेमनगर सेंटर से एक सेंटर लगा है, उनके पास भी 7-8 गीता पाठशाला है। और यहाँ जो रहते हम, यहाँ भी हमारे पास 9 गीता पाठशाला है, 3 क्लासेस चलते 3 जगह, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल की सेवा भी लगी रहती है।
कंटिन्यूस हमारी बहनों का भी बहुत सहयोग है, हमारे भाई बहनों का भी सहयोग है। तो हमेशा उनके पुरुषार्थ का मैं सोचते रहती हूँ कि दोनों साइड की प्रगति हो उनकी। बस सूक्ष्म तैयारी में तो ये है कि कहाँ भी बुद्धि मेरी लगाव में न रहे कि मेरा घर है, कि मेरा सेंटर है, कि मेरी बहनें हैं, क्योंकि बाबा ने ये बताया कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए सदा हमेशा के लिए मैं तैयार रहती हूँ कि कभी भी कुछ हो जाए मैं मन से तैयार हूँ, और बस बाबा मेरे साथ है और बाबा करा रहा है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि बस समय बहुत कम है, साइड सीन न देखते हुए बाबा की तरफ नज़र रखें, और बाबा जो हमको इशारा देते उसी इशारे पर चल के अपने आप को जल्दी जल्दी संपन्न बनाना है। हम तो इतना ही कहते हैं, एक दिन एक कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, तो बाबा जो कहता है उस बातों को अपने जीवन में उतार के अनेक आत्माओं को एक चलता फिरता स्टेचू दिखाई दे। बस ऐसे सभी भाई बहनों के लिए भी यही मेरा मैसेज है कि कम समय में ज़्यादा पुरुषार्थ करो और बहुत आगे बढ़ो, और हमें भी आगे बढ़ना है। ये मेरा परम सौभाग्य है। जैसे कहते हैं किसी ने जन्म दिया किसी ने पाला, तो बचपन से ही जब ब्रह्मा कुमारी की हॉस्टल थी वो अपनी कमल दीदी चलाते थे और उनके साथ मेरा बचपन बीता। उन्होंने इतना प्यार से पालना दी, क्योंकि बचपन कैसा होता है आप जानते हैं, लेकिन दीदी ने इतना प्यार से हर छोटी छोटी बात सिखाया, हिम्मत भरी, उत्साह भरा, जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं वो सिखाया। और ड्रामा अनुसार टीचर बनकर भी पिछले 24 साल से मैं दीदी के साथ रह रही हूँ। दीदी को हम लोग दीदी बुलाते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में माँ का रोल है। उन्होंने माँ की तरह हमारी पालना की है। वो अनुभवों की खान है। उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन में है। उनके साथ रहते रहते हम कब डिसिप्लिन में रहना सीख गए हमें पता ही नहीं चला। विशेषताओं की खान है। हमारे सेंटर में इतने लोग आते हैं और सभी संतुष्ट होकर के जाते हैं। मैं जब से आई हूँ तब से जो साकार बाबा की बातें, मम्मा की बातें और दादियों की बातें जो सुनी, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप मैंने दीदी के अंदर देखा। वो बाबा की, साकार बाबा जैसे पालना करता था, सबको समान भाव से प्यार देता था, ऐसे ही दीदी हम सब बहनों को, स्टूडेंट्स को कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखती है कि ये समर्पित है, ये गृहस्थी है, और समान भाव से सबको प्यार देती है। कमल दीदी का परिचय मुझे 80 के साल में दिल्ली के मेले में हुआ। दीदी की पालना और उनका प्लानिंग बहुत अच्छा है। ऐसा कहूँ कि दीदी के आंखों में है प्यार है और सबकी प्यारी। उनकी पालना इतनी अच्छी, हमारा विस्तार बहुत कम नहीं रहा है 1 किलोमीटर का, फिर भी उन्होंने 15 से 20 झांकी किया और हर विस्तार को कवर किया। यहाँ मकान खुद का नहीं था, तो दीदी की प्लानिंग बुद्धि इतनी अच्छी थी कि हमें अपना खुद का बनाना है, एक बल एक भरोसा। यहाँ जैसे बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है, तो माताओं की पालना विशेष की। यहाँ कमल मंदिर है, वो कमल मंदिर के सामने देवियों की झांकी रखी थी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि कमल दीदी की महिमा का वो कमल मंदिर है। दीदी जब बाबा के बने तो दीदी ने दृढ़ संकल्प किया था कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, तो मैं अच्छा मैनेजर बनकर बाबा की एक दुकान तो ज़रूर बनाऊंगी। बाबा ने मुझे विशेष भाग्य दिया है दीदी के अंग संग रहने का। तो मैंने देखा कि ये जो भवन है बाबा का, वो ज़मीन खरीदने से लेकर भवन निर्माण तक, जो 5 साल में भवन बना, तो हर एक प्रकार की बातें आई, ऊंचाई नीचाई परीक्षा या आर्थिक परीक्षा या अंदर की या बाहर के लोगों की, लेकिन वो हर एक बात अष्टशक्तिधारी जगदम्बा बनकर दीदी ने पास की। तो दीदी जो है, जहाँ सहन करना पड़ा तो खूब सहन भी किया, लेकिन सभी को अपना समझकर उन सभी बातों को समाया भी।
दीदी का सेवा का भाव, यज्ञ में सबको जोड़ना, सबके साथ ले चलना, यज्ञ में किसी का कैसे यूज़ करना है और उसको मोटिवेट कैसे करना है और सबकी पालना कैसे करनी है। इतने सारे हॉल में सभी लोग आते हैं, लेकिन दीदी का हर एक के ऊपर ध्यान रहता है। जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें होती हैं, तो दीदी को बताते थे, तो तुरंत दीदी हमें उसका सॉल्यूशन बता देती। जब मैं शुरू में आई तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर बुद्धि में रहते थे, लेकिन एक बार जब मैं दीदी के साथ बैठी तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर जवाब, जो भी दिल में दर्द था वो दीदी ने मेरा पी लिया। उसके बाद जीवन एकदम लाइट बन गई। और सबसे बड़ी दीदी की विशेषता है कि वो है, मैं शब्द कभी मैंने दीदी के मुखों से नहीं सुना है कि ये मेरी चीज़ है और यह मेरा है। कुछ भी हो, चाहे एक छोटी टोली भी हो ना, दीदी कभी ये नहीं कहती कि मैं अकेली खाऊंगी। ये बहुत बड़ी दीदी की विशेषता है। हमेशा दाता बन के सबको खिलाती है। कमल दीदी हमारे लिए एक अलौकिक माँ की तरह हमें उनसे वासना आती है। उनकी विशेषता है वो निरंतर सेवाधारी, अथक सेवाधारी हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि जो भी ड्रामा में सीन आए उसको सामना कैसे करना है, खुशनुमा कैसे रहना है। मैं 17 साल से बाबा के पास आया हूँ, कमल दीदी के चरणों में। जब मैं कमल दीदी के पास आया तब से मैंने ऐसा लगा कि हमारी माँ मिल गई है। जब बालकों ने माता प्रोत्साहित करती है, पालना करती है, ऐसी हमारी कमल दीदी हमको बहुत पालना करती है। उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। हर घड़ी हमको संभालती है दीदी। दीदी जीवन जीने की कला हमको बहुत सिखाया है, अभी सिखाती है। कमल दीदी जो हमारी पहली टीचर रही है, जिनसे हमेशा हम दिल से बहुत प्यार करते हैं, और दीदी भी एक माँ की तरह सब बच्चों से ज़्यादा मुझे विशेष प्यार करते हैं। दीदी हमारी हर एक बात को समझती है, अंडरस्टैंड करती है और उसके अनुसार ही हमको कुछ ना कुछ नई नई राय देती है, जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं। औरों का भी कल्याण करने के लिए हमें प्रेरणाएं मिलती रहती है। दीदी हमेशा एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लेकिन दीदी का एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है।